हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप गाइड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 के अंदर दोस्तों 1,46,260 जो है अब इतने चयनित हो गए। किसको नौकरी मिलेगी, कितने नंबर वालों को नौकरी मिलेगी, ये सवाल दोस्तों सुबह से जब से रिजल्ट आया लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल एक ये भी आता है कि जो शिक्षा मित्र हैं ओबीसी ऐसी हैं, दूसरी कैटेगरी मतलब मेरा अनरिजर्व से है, वो दोस्तों दूसरी कैटेगरी फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग को लेकर हम बात करेंगे। मैंने दोपहर की वीडियो में समझाया नहीं था, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, शिक्षा मित्र हैं आप ओबीसी या फिर एससी हैं, इनको लेकर दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तमाम तरीके सोशल मीडिया आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरा काम आपको हर तरह की जानकारियाँ देना है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से जो मांग की जाए कि ओवरलैपिंग को रोक लगा दी जाए। दूसरी तरफ मैं आपसे एक और चीज़ बता दूँ, जो भर्ती का जियो दोस्तों पहले आया हुआ है। अब पहले जब जियो आया था तो उसमें उस समय दोस्तों कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया था जो यूपीपीएससी ने लागू कर दिया है। तो इसको लेकर दोस्तों सब अपनी अपनी राय सोशल मीडिया पर दे रहे होंगे कि इसमें ओवरलैपिंग होगा, कुछ कहेंगे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो क्या होगा। इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। हालांकि इस भर्ती के अंदर भी दोस्तों जो ओवरलैपिंग है वो लागू होगा। शिक्षा मित्र ओबीसी एससी दोस्तों दूसरी कैटेगरी में जाएंगे, तो दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या क्या रहने वाला है इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बता दूं अच्छे तरीके से कि सेफ गोडाउन को लेकर वीडियो नहीं है। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी, आपको एक अनुमान बता दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसके अंदर आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर दोस्तों बिल्कुल मैंने प्रिपरेशन नहीं की। लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरुआत दोस्तों हम करेंगे सीटों की डिवाइडेशन को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय के अंदर। सीटों का डिवाइडेशन लगभग दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप दोस्तों इसको लेकर परेशान बिल्कुल मत होना। मैं यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, टोटल वैकेंसी 69,000 जो कि आपको पता है। अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें लगभग दोस्तों 33,000 32,000 के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं ओबीसी की सीटें लगभग दोस्तों आपको इतनी देखने के मिलेंगी। अब ऐसे में SC ST की हम बात करें तो 13,000 के आसपास सीटें आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ST की जो सीटें खाली हो जाएंगी, क्योंकि एसटी का 2% रिजर्वेशन के चलते 1380 सीटें मिलेंगी, और जिसमें से दोस्तों अगर हम बात करें तो एसटी की सीटें खाली जाएंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतने ज़्यादा चयनित नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने आप सभी को निकाल के रख दिया है। कुछ लोग दोस्तों आप सभी को ऐसा भी करके दिखा देंगे, इनको इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, जो कि हमेशा ऐड ही होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों एक्स सर्विसमैन 1380 सीटें अगर इतने नहीं होते हैं, तो वो सारे के सारे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जनरल का चयन हो जाता है। काफ़ी लोगों के मन में दोस्तों भ्रांति आए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं वो जनरल की होती है। वो जनरल की सीटें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ये दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप सभी के मन में सवाल है कि 36,000 लोग पास हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों उनकी मेरिट कम जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी की मेरिट कम जाएगी, ऐसी संभावना भी कम दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास हुए हैं। विज्ञप्ति के अंदर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल गया है, जैसा आपको पता है 1,46,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं। लेकिन यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी दोस्तों हम सेफ गोडाउन को लेकर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछे थे, जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया, तो मैं दोस्तों उन्हीं चीज़ों को लेकर बता देता हूँ, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में जो भ्रांतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। काफ़ी छात्र दोस्तों परेशान है इस चीज़ को लेकर, ओवरलैपिंग वाले मुद्दे को लेकर भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होने वाला है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आप सभी को इसी के अंदर पता चल जाएंगी। लगभग जैसा कि मैंने आप सभी को दोस्तों जनरल की सीटें दिखा दी थी, और यहाँ पे दोस्तों जनरल कैंडिडेट की संख्या कितनी है ये भी दोस्तों आप सभी के सामने मैटर करेगी, जब दोस्तों सेफ गोडाउन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ओबीसी की संख्या आप सभी के सामने काफ़ी ज़्यादा देखने की, और वहीं दोस्तों एससी की अगर बात करें 24,000 के आसपास है। एसटी का मैं आप सभी को बता चुका हूँ लगभग 270 है। तो एसटी की सीटें तो दोस्तों यहाँ पे खाली जाएंगी, ठीक है ना। बाद में दोस्तों आप इनको ऐड भी करवा सकते हो, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी होती है, इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहेगी तो 1 सेकंड में ऐड कर देगी। इसको लेकर दोस्तों कभी बाद में फ्री होकर मैं आप सभी को चीज़ें बता दूंगा। तो लगभग जैसा कि दोस्तों आप सभी इसके अंदर देखेंगे 13,000 सीटें आपको इसके अंदर देखने के मिल जाएंगी। अगर बात करें दोस्तों आप सभी को इसके अंदर भी लगभग 18,000 के आसपास सीटें मिलेंगी, और 32-33 के आसपास दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ 32 इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि एक्स सर्विसमैन पीएच कैटेगरी सारी मैंने बाहर निकाल के रख दी आप सभी के सामने। तो ये तो बात हुई दोस्तों सारी की सारी वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी के मन में सवाल है कि सेफ गोडाउन कितना होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी क्या ओवरलैपिंग होगी तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहली चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों के मन में ऐसा भी सवाल होगा कि उनका गुणांक अगर 90-97 है, मतलब गुणांक नहीं मैं कहूँगा कि जो नंबर आप सभी के 90-97 है, तो क्या 90 वाले जो ओबीसी कैंडिडेट हैं
हैं वो जनरल के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या वो ओवरलैपिंग कर पाएंगे। काफ़ी लोग आप सभी को ये भी बता देंगे कि अगर आपका गुणांक जैसे कि जनरल की गुणांक के बराबर हो जाता तो आपको जो है जनरल में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ओबीसी वालों को, या फिर मैं बात करूँ दोस्तों एससी वालों को या एसटी वालों को, तो एसटी को यहाँ से हटा देते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि जितने भी ओबीसी वाले हैं वो सारी की सारी सीटें अगर बात करें जनरल की लेकर के चले जाएंगे ओवरलैपिंग के चलते, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि सिर्फ उनका गुणांक बनेगा, जो मेरिट बनेगी वो जनरल की नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें उनके पास दोस्तों 97 अंक भी होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे भी, ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर बात करें 84,000 में से किसी के 97 अंक नहीं होंगे, और जिसके अगर 97 अंक होते हैं और बाद में अगर बात करें ओबीसी की जो सीटें भर जाती हैं तो दोस्तों वो जाकर के फाइट करेगा जनरल के अंदर और ओवरलैपिंग के थ्रू दोस्तों यहाँ पे जो सीटें वो ले लेगा। अगर बात करें दोस्तों अगर भर्ती के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप देख रहे होंगे ट्विटर के माध्यम से इन चीज़ों को लेकर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अब ये दोस्तों अपने अलग अलग मुद्दे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा काम दोस्तों आप सभी को दोनों तरह की जानकारी बताना है। कई लोगों की तरफ से दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ओवरलैपिंग को बंद कराया जाए, क्या होगा सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे में जनरल वालों का भी कई फायदा नुकसान देखने को मिलेगा, ओबीसी वालों को फायदा भी हो सकता है, तो जनरल वाले कैंडिडेट को नुकसान होता है, जो कि जनरल वाले को हमेशा से देखने के लिए भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इसमें से दोस्तों 97 वाले कैंडिडेट नहीं होते हैं, मतलब दोस्तों जो कट ऑफ रखा गया जनरल का 97, अगर वो इतना क्रॉस नहीं करते हैं तो दोस्तों इनके लिए एक दिक्कत यहाँ बन सकती है। ओवरलैपिंग में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सपोज कर लीजिए इसमें से दोस्तों कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं जो 97 क्रॉस करके गए हैं। अगर बात करें अगर 90 से लेकर 96 तक ही वो रह जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनके लिए समस्या मिल जाएगी। जिनके दोस्तों अगर 90 है, 91 है, 92 है, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट दोस्तों हाई वाले होंगे, उनको तो जॉब मिल जाएगी, सारी जो सीटें वो ले जाएंगे 18,000 के आसपास, और बाद में जितने भी दोस्तों अभ्यर्थी बचेंगे वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। या फिर दोस्तों मैं बात करूं एससी वालों की, तो एससी वालों के लिए भी काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। अगर 97 क्रॉस करेंगे तभी दोस्तों वो ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ रखा गया वो 97 है, और पहली शर्त दोस्तों यहीं पर ये देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जनरल की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ी देर के आप सभी होल्ड पर रख दीजिए, मैं आपको एक और चीज़ नीचे जाकर के बताना चाहूँगा। नीचे आप सभी देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा डीएलएड के लगभग 238,610 अभ्यर्थी इसके अंदर सफल हुए हैं। वही शिक्षा मित्रों की बात करें 8,000 के आसपास हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो 32,000 या 33,000 सीटें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, उसमें ऐसे जितने भी शिक्षा मित्रों की सीटें इनको आप बिल्कुल बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर ये ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे या जनरल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 200 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जाएंगे, क्योंकि इनका जो गुणांक होगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और 68,500 के अंदर भी ऐसा हुआ था, वहाँ पर भी दोस्तों जो है शिक्षा मित्रों को अनरिजर्व सीटों के अंदर रखा गया था। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल समझ गए कि चलें कि 32-33 हज़ार के अंदर दोस्तों लगभग आप सभी को देखने के मिल जाएंगे 8,000 शिक्षा मित्र। तो ये तो बात हो जाए दोस्तों शिक्षा मित्रों के बारे में। अब उसमें से अगर दोस्तों 8,000 सीटों को आप निकाल देते हैं तो लगभग दोस्तों आप सभी के सामने सीटें देखने को मिलेगी 25। तो उन सभी सीटों में दोस्तों बचने के बाद में सारी जो लड़ाई होगी वो जनरल, ओबीसी और एससी वालों की होगी, कि एसटी का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है। अब काफ़ी लोग पीएच वाले भी परेशान होते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले भी परेशान होते हैं। आप लोगों की जितनी सीटें हैं, अगर आप 60-65 पे क्रॉस करेंगे तो आपको जो जॉब है मिल जाएगी बड़ी आसानी से, आपके लिए इतनी समस्या देखने की नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं सर्वे करूँगा उसके अंदर आपको सारी जानकारी बता दूंगा। लेकिन ऐसे में अगर जनरल वालों की हम बात करें, जैसा कि आप सभी समझ लीजिए 10,000 ओबीसी वाले या 15,000 ओबीसी वाले दोस्तों निकल जाते ओवरलैपिंग के थ्रू, अगर होती है तो वो जनरल की सीटें लेकर के चले जाएंगे। अब ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने 284,000 में से 97 पे पास हैं और कितने 97 पास नहीं है, क्योंकि अभी तक दोस्तों रिजल्ट तो नहीं आया। इसी वजह से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि जब तक दोस्तों पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कल से दोस्तों आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन वही अगर बात करें एससी वालों के 24,000 के आसपास है। अब 24,000 में से लगभग 13-14,000 के आसपास इनकी सीटें हैं। अब 10,000 लोग दोस्तों इसमें से कम 4-5 हज़ार हो सकता है, 3,000 भी, या फिर दोस्तों इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो लोग दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें एससी वालों की, कुछ एससी वाले कैंडिडेट यहाँ पे भी बाहर हो जाएंगे, लगभग 6-7 हज़ार हो सकते हैं। मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं आप सभी को सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1,46,000 पास हुए हैं। दूसरी तरफ ओबीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, लगभग 40,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ से ही जो है बाहर हो जाएंगे, और 45 भी हो सकते हैं, और ये संख्या ज़्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि ओवरलैपिंग के थ्रू अगर आपके 97 होंगे तभी आप जो आगे फाइट कर पाएंगे जनरल के अंदर, तभी दोस्तों आप ओवरलैपिंग का फ़ायदा उठा।
क्योंकि आप सभी दोस्तों यूपीपीएससी का देखा होगा जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के अंदर दोस्तों आप सभी को बताया गया था कि जो अभ्यर्थी एक बार दोस्तों रिजर्वेशन का लाभ ले लेगा उसको ओवरलैपिंग का लाभ नहीं मिलेगा। ये यूपीपीएससी ने लागू कर दिया था। अब 69,000 का जियो दोस्तों पहले आया था, इस वजह से इसके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी संशय बना हुआ है। लोग ट्विटर पर भी दोस्तों इसको लेकर बात करें, लेकिन मैं आप सभी को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी 68,500 वाले भी हैं, जो कि मैं सुबह से कई बार आप सभी को बता भी चुका हूँ। तो 68,500 वाले दोस्तों अभ्यर्थी इसमें से अगर बाहर हो जाएंगे तो हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसे अभ्यर्थी को चयन हो जाएगा जिनके थोड़े से गुणांक कम है। कम का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अगर सोचें कि 59, 56 है ऐसे गुणांक पे आपको चयन मिल जाएगा, या फिर 61 के आसपास अगर आपके गुणांक है तो मिल जाएगा, कोई संभावना नहीं है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया कि 33,000 सीटों में से लगभग 8,000 सीटें आप सभी निकालते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, जनरल वालों की, अनरिजर्व वालों की माफ़ कीजिए, तो उसके अंदर लगभग 25,000 सीटें बचेंगी। अब 25,000 में से आप सभी मान के चलें कि 15,000 सीटें ओबीसी एससी वाले, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर बताऊँ क्योंकि अभी दोस्तों सर्वे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इन सवालों को लेकर पूछ रहे हैं और मैं आप सभी को यही कह रहा हूँ कि थोड़ा आप वेट करें, मैं आसानी से आप सभी को चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वो काफ़ी ज़्यादा पास हुए हैं। और अगर बात करें ओबीसी एससी वाले 15,000 अभ्यर्थी या फिर 20,000 हो गए तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो लगभग दोस्तों 15,000 मान करके चलें तो 10,000 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के सामने बच जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा संख्या बनती है तब भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 20,000 हो जाएंगे तो आप सभी के सामने अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें बहुत कम बचेंगी, लगभग दोस्तों 5,000 ही रह जाएंगी। अब 5,000 दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है चयनित हो जाएंगे, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का सेफ गुणांक क्या रह सकता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी के सेफ गुणांक की अगर बात करें 70 से बाद में दोस्तों कम गुणांक देखने के मिलता है, कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि 70 के बाद में बहुत सारा गुणांक देखने के लिए मिल जाएगा, 71, 72, 75, 76, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग दोस्तों अगर बात करें 70 के बाद जिसका भी जनरल के अंदर गुणांक देखने को मिलेगा उसका यहाँ पे चयन हो सकता है। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने सर्वे नहीं किया है, सिर्फ मैं आप सभी को चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार कमेंट करके पूछे हैं तो आप दोस्तों चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि अभी दोस्तों इसको लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श करूँगा, हो सकता है कि आपका गुणांक और कम हो जाए। क्यों कम हो जाएगा उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों अगर ओवरलैपिंग नहीं होती ओबीसी छात्रों की, एससी छात्रों की, तो जितनी भी दोस्तों अनरिजर्व सीटें होंगी वहाँ पर जनरल वाले दोस्तों जो अपने आप को सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर ओबीसी की बात करें जहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से दोस्तों वो नहीं कर पाएंगे, तो लगभग 84,000 सीटों के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो मेरिट है वो जनरल से भी बहुत ज़्यादा अंक आगे निकल जाएगी। तो आप सभी चीज़ों को समझ के चलिए, आने वाले समय के अंदर दोस्तों आप सभी को एक अच्छे तरीके चीज़ें समझाई जाएंगी। क्योंकि सेफ गुणांक के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहने वाली है वो यही है कि ओवरलैपिंग को लेकर अगर ओवरलैपिंग होती है, जो कि सरकार की तरफ से आप सभी को क्लियर कर दिया जाएगा, पीएनबी की तरफ से भी दोस्तों क्लियर कर देना चाहिए। हर एक चीज़ में दोस्तों विवाद देखने के लिए मिलता रहता है, ऐसे में अभ्यर्थी लगातार इन चीज़ों को लेकर परेशान है। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओबीसी वालों की अगर मेरिट की बात करें कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं जाएगा, जनरल वालों का कितना जाएगा, एससी वालों का कितना जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि अगर एससी एसटी की बात करते हैं, मतलब ओबीसी की हम बात करते हैं, इनको अगर यहाँ मौका मिल जाता है ओवरलैपिंग करने का, तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक जो चयन हो सकते हैं, 18,000 ओबीसी चयनित हो जाएंगे और लगभग 10-11,000 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आप सही मान लें 30,000 ओबीसी को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। बाकी जितने होंगे दोस्तों उनको शायद नौकरी ना मिल पाए, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें एससी वालों की, 24,000 के आसपास आप सभी को देखने को मिल रहा है, 13,200 इनकी लगभग सीटें हैं। तो ऐसे में अगर 24 में से 13 निकाल दिए, 3-4 हज़ार अगर ओवरलैपिंग के थ्रू या इससे ज़्यादा निकल सकते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप 97 अंक जो है पार कर पाएँ, जो कि जनरल का कट ऑफ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों आपको यही देखने के लिए मिलेगी। तो सबका जो दोस्तों चयन है वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग पे डिपेंड काफ़ी हद तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें डीएलएड वालों की, लगभग 238,000 लोग इसके अंदर चयनित हुए हैं। इनकी दोस्तों एकेडमिक जो अच्छी होगी आप सभी को पता है, लेकिन बीएड वालों की थोड़ी सी कम रहेगी। तो लगभग आप ये मान करके चलिए इनको भी लगभग जो जॉब है पूरी मिल जाएगी। बीएड वालों को माफ़ कीजिए, बीटीसी वालों की बात कर रहा हूँ, और शिक्षा मित्र दोस्तों पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब बाकी जो सीटें बचेंगी वो दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी 97,368 जो कि बीएड वाले हैं, और अन्य वाले दोस्तों 2,064 हैं, जो कि दोस्तों बची हुई सीटों पर फाइट करेंगे। और जिसके ज़्यादा नंबर, मतलब जितने अच्छे से अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, अगर आपकी दोस्तों मैं बात करता हूँ कि 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर 70% आप सभी निकाल के गए तो दोस्तों आपकी एकेडमिक 28 बन जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगा सुपर टेट के अंदर लगभग आपके 103, 104, 105 के बाद नंबर आते हैं। तो आप दोस्तों समझ के चलें कि आप बीएड वाले इसके अंदर चयनित हो जाएंगे। ये दोस्तों एक अनुमान है, मैं आप सभी को फिर
फिर बता दूं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात ये भी सत्य है कि अगर आपकी एकेडमिक अच्छी होगी तो 100% दोस्तों आप यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे अपने आप को। सुपर टेट के अंदर भी आपके नंबर अच्छे होने ही चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कितना दोस्तों आप सभी का हो सकता है, क्योंकि ओवरलैपिंग के सिस्टम के बारे में आप सभी को काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ कि उस पर दोस्तों काफ़ी हद तक आपका जो चयन है वो डिपेंड करेगा क्या होने वाला है आने वाले समय के अंदर। इसको लेकर थोड़ा आप सभी इंतजार करें, सर्वे के वीडियो को लेकर भी थोड़ा आप सभी इंतजार करें, क्योंकि ये मैं साफ साफ आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सिर्फ अनुमान पर आधारित आप सभी को बताया है। क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके बता रहे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए कितने पे हम सेफ हो सकते हैं, कितने पे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो परेशान बिल्कुल मत हुइए अगर आप दोस्तों इसके अंदर चयनित नहीं हो पाए, अगर 1-2 नंबर से रह गए, तब भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर भर्तियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी और भी अच्छे मौके आप सभी के सामने आने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।